बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम आपको कृषि जगत में हो रहे नित नए बदलावों की जानकारियां देते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम ऐसे प्रयास जिससे कृषि जगत में बदलाव हो रहा है, किसानों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। और इन जानकारियों को पहुंचाने का उद्देश्य यही होता है कि आप भी इन जानकारियों का सही समय पर इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, हमारे किसान भाई, हमारे पशुपालक भाई और मजबूत हो सकें। आज के विचार विमर्श की इसी कड़ी में हम कुछ ऐसे विषय लेकर आए हैं जिससे हमारे किसानों की ज़िंदगी में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेंगे। खासकर आज बात होगी पशुपालकों की। हमारे देश में कृषि और पशुपालन हमेशा से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करते आए हैं। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे पशुपालक भाई होते हैं वो अपने पशुधन से सही तरीके से लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि कई तरह की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। कई बार चारे के प्रबंधन नहीं हो पाता है, कई बार पशुधन का जो स्वास्थ्य होता है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन इन तमाम समस्याओं का समाधान भी होता है। इस समाधान किस प्रकार से होता है? समय समय पर हमारी जो सरकार है वो जनहितैषी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे हमारे पशुपालकों के लिए लाभ होता है। हाल ही में आपने देखा कि पशुधन गणना की गई और पशुधन गणना करने से ही सरकार पशुपालकों के लिए, पशुधन के लिए जो योजनाएं लेकर आती है उसमें ये मदद मिलती है। अब उन जो पशुधन है हमारे हैं, उनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे निपटा कैसे जा सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में सरकार ने पशु औषधि योजना की शुरुआत की है। ये योजना किस तरीके से पशुपालकों के लिए लाभकारी होगी और इस योजना के जरिए क्या कुछ धरातल पर होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपको मिलवाते हैं कुछ खास मेहमानों से जो आज हमें बताएंगे कि पशु औषधि कितनी ज़रूरी है, पशु औषधि हमारे पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आने वाले समय में हमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको प्रोफेसर KML पाठक जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं दुवासू मथुरा से। साथ ही साथ हमारे साथ असीम रावत जी हैं, फाउंडर ऑफ HETHA गाजियाबाद से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप साइंटिस्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री के उज्जवा से। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पशुधन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। गांव में आमदनी का एक मुख्य जरिया पशुपालन भी है, लेकिन पशुधन से हमें अच्छी आमदनी हो, इसके लिए उनका सेहतमंद रहना जरूरी है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP, दूसरा LHNDC और तीसरा है पशु औषधि। बता दें कि पशु औषधि LHDCP योजना में जोड़ा गया नया घटक है। योजना का कुल परिव्यय 2 वर्षों अर्थात 2024 समितियों के माध्यम से पशुपालकों तक पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, पशुओं की देखभाल के पारंपरिक ज्ञान पर भी ध्यान दिया जाएगा। पशुओं को 4 प्रमुख बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को घर घर जाकर सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए मोबाइल वेटनरी वैन की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। खास तौर पर खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए टीकाकरण केंद्रित अभियान चलाए जाने की बात भी कही गई है।
दरअसल सरकार का मानना है कि टीकाकरण अभियान से पशुधन स्वास्थ्य में सुधार आया है। देश के 9 राज्य एफएमडी मुक्त क्षेत्र घोषित होने के लिए तैयार हैं। तो पशुधन को स्वस्थ रखना एक चुनौतीपूर्ण तो काम है, लेकिन इसके समाधान किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से अपने पशुपालक को हम स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर केवल पाठक जी से। डॉक्टर पाठक जी, अगर हम बात करें पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए, आज के समय में पशु पालना तो आसान है, पशुधन से लाभ लेना भी बहुत आसान है, लेकिन पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना कितना चुनौतीपूर्ण है और पशुपालक भाई इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं आज के समय में? देखिए पुलकित जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। जो हमारे पशुधन हैं ये हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अभी आपने कहा कि कृषि और पशुधन ये दोनों साथ साथ जो है हमारे पशुपालक किसान भाई खेती भी करते हैं, साथ में पशु भी पालते हैं। और हमको इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारा जो देश है भारतवर्ष है, हम पशुधन की संख्या में भी नंबर 1 है और पशुधन से जो हमारा जो दूध उत्पादन में भी जो है हम नंबर 1 है। और ये एक साल से नहीं है, हम कई 10-12 साल से हमारा जो देश है वो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे रहता है। बिल्कुल। तो लेकिन इन सब के लिए ये आवश्यक है कि जो इतनी बड़ी मैंने जो नंबर बताया पशुधन का वो स्वस्थ रहे, क्योंकि पशु अगर स्वस्थ रहेगा तो किसान को, पशुपालक को उससे ज़्यादा फायदा होगा। उसके ज़्यादा जो बीमारियां अगर हो जाएंगी तो उसको खर्चा करना पड़ेगा, उसकी दवाओं पे खर्चा करना पड़ेगा, उसके रखरखाव पे खर्चा करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए ये आवश्यक है कि जो पशुपालकों के पास चाहे पशु, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे भेड़ है या बकरी है या मिथुन है या के अगर हम बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट की तो ये सभी पशु हमारे स्वस्थ रहें, तो ये बहुत ही आवश्यक है। बिना पशु के स्वस्थ रहे जो है वो उत्पादन जो है लाभकारी नहीं होता है। तो उसमें 2 नुकसान होंगे। अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो एक तो पशुपालक को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसके इलाज पे, साथ ही साथ जो उत्पादन है, खासकर दूध की बात करूँ तो दूध उत्पादन भी कम हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि पशु का स्वास्थ्य बेहतर हो और जो पशु है वो स्वस्थ रहे। जी, तो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता करने की ज़रूरत है और जिस तरीके से हम मनुष्य अपनी स्वास्थ्य को लेकर तमाम देखरेख करते हैं, इस तरीके से अपने पशुधन की देखरेख करना भी बहुत आवश्यक होता है। डॉक्टर जयप्रकाश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, बात हम अपने आम जनमानस की करें तो हमें अगर सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, तमाम तरह के उपचार करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि जो आम जो पशुपालक है वो अपने पशुओं की देखरेख उस तरीके से करता है जिस तरीके से करनी चाहिए, और उतनी सजग और उतने जागरूक जो पशुधन में बीमारियां होती हैं, जो उनकी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उतना पशुपालक होता है और समय समय पर उनको टीकाकरण हो, उपचार कराना हो, ये सब चीज़ों में प्रतिभाग करता है? कि जैसे कि पशुपालक भाई हैं, जैसे पशु को रखते तो वो घर के सदस्य की तरह हो जाता है, और एक जैसे कि वो आमदनी का साधन भी है तो उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पशु के प्रति ज़्यादा बन जाती है। और जो पशुपालन इसके अंदर है, सबसे जो गंभीर समस्या आ जाती है कि रोग निदान, कि पशु को रोग से कैसे बचाएं। तो उसके रिगार्डिंग में जैसे कि अगर पशुओं को हम टीकाकरण है, जो कृमिनाशक दवाएं हैं, और जैसे कि ये जो योजना है पशुधन औषधि योजना, कि पशुपालक को समय पे उचित औषधि और उचित उसमें रेट के अंदर नहीं मिल पाती कई बार, कि कई बार पशु किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कि जैसे कि एक मैं मोटा बात करता हूँ, मोटा तो एक थनैला रोग का हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि अगर एक अच्छा पशु रख रहा है, अगर उसमें थनैला रोग हो जाता है तो उसके उपचार में पशुपालक का इतना खर्चा हो जाता है कि जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है। तो उसके संदर्भ में अगर पशुपालक भाई अपना शुरू से अपना मैनेजमेंट अगर अच्छा रखें और उनको उचित औषधि उचित दाम में मिल जाए तो वो उससे काफी अपना मुनाफा कर सकते हैं और वो सुदृढ़ अपना
अपना सुदृढ़ता से अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, और इससे पशु को वो यानी अवॉइड नहीं करेगी। लोग जैसे आजकल छोड़ रहे हैं कि जैसे कि पशुपालन में, क्योंकि बीमारियों की वजह से कि जब एक गंभीर समस्या आ जाती है, जब आपका एक घर का सदस्य भी जाता है और वो एक आपका आमदनी का स्रोत है, वो भी खत्म होता है, तो इस वजह से पशुपालक पीछे हटता है। तो हमें उसमें जैसे पशुपालक भाइयों को है कि आप उचित अपनी दवाएं और उचित प्रबंधन करके रखें, तो पशुपालन कहीं भी घाटे का सौदा नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं जो पशुपालक भाई होते हैं वो भी इस चीज़ से चिंतित होते हैं कि बाजार में दवाइयाँ महंगी हैं, उपचार करने का जो डॉक्टर आएगा उसकी फीस ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इस पहल की शुरुआत की कि पशु औषधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि जो किसान भाई हैं उनको सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। मोबाइल वेटरनरी वैन की शुरुआत की जाएगी जो गांव-गांव जाकर जो पशुपालक हैं उनसे संपर्क करेगी, किसी पशुपालक भाई को कोई समस्या तो उसका समाधान करेगी, और तमाम ऐसे टीकाकरण चलाए जाएंगे जो सस्ते दामों पर होंगे। जो पशुपालक भाई ज़्यादा दामों पर आज ले पा रहे थे तो कहीं ना कहीं उसका समाधान करने की, निदान करने की कोशिश की गई है। रुक करते हैं असीम रावत जी का। असीम रावत जी, कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आप क्या करते हैं और आपकी जो ये फाउंडेशन है ये इसका क्या काम है? जी पुलकित जी, तो मैं हिता नाम की एक कंपनी चलाता हूँ। ये गायों की एक कंपनी कह सकते हैं। हम सिर्फ देसी गायों पर काम करते हैं। ये हमारा 10वां साल है और 1100 गौवंश, जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर और हिमालयन बद्री, ये 4 भारतीय नस्लों पे हमारा काम है। हम 5 लोकेशंस पे हैं, 300 के आसपास टोटल अब हम लगभग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इस संस्था में। जी, असीम जी, आपने कहा कि आप 1100 गाय पाल रहे हैं जिसमें कई तरह की प्रजातियां हैं। इन 1100 गायों की या गौवंशों की स्वास्थ्य को मैनेज करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और आप कितने सजग रहते हैं अपने गौवंशों के प्रति? जी, तो ये जो सवाल है ना, यही क्रक्स भी है सक्सेस का। डेयरी में बहुत हाई फेलियर रेट है, ठीक है, और ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जब हम कोई गाय लाते हैं या भैंस लाते हैं, कोई पशुपालन व्यक्ति करता है तो उसका ध्यान वो पूरा रख नहीं पाता है। मान लीजिए उसको मैस्टाइटिस हो गई, आपने सही समय पर सही उपचार आपने नहीं दिया, और वो भी महंगा उपचार है इस समय, और इसीलिए जेनरिक ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जिस पर अभी आप बात कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं मिलता है तो थनैला रोग से उसका थन चले जाते हैं। गाय जब दूध नहीं देती है, भैंस दूध नहीं देती है, फिर वो चैलेंज बन जाता है। फिर आपके लिए वो एसेट नहीं, लायबिलिटी हो जाती है। और बहुत से लोग लायबिलिटी होते ही उसको फिर बाहर निकाल देते हैं या कलिंग पे चली जाती है गलत तरीके से। तो संस्थाएं वही सक्सेस हैं जो अपने पशु जो पालती हैं, वो गाय पालती हैं, उनका वो ध्यान रखें और उनको प्रोडक्टिव रखें। प्रोडक्टिव कैसे रखें? कोई भी बीमारी उनको होती है, एफएमडी होती है, पहले तो होनी नहीं चाहिए अगर आपने करेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं। अगर होती भी है तो आप तुरंत इलाज कराइए। इलाज ऐसा होना चाहिए जो सुगम हो, इजीली अवेलेबल हो, और इसी पे ही आज का जो मुझे लगता है आज का प्रोग्राम है जो बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक डेयरी किसान को। जी, न केवल डेयरी किसान को इम्पैक्ट करता है बल्कि देश के कोने कोने में फैले अलग अलग पशुधन पाल रहे जो पशुपालक हैं उन सबकी ज़िंदगी को इफेक्ट करता है। डॉक्टर केवल पाठक जी का रुख करते हैं। डॉक्टर केवल पाठक जी, पशु औषधि की अगर हम बात करें तो क्या हकीकत में ज़मीनी स्तर पर आज हमारे पशुपालकों की पहुँच से ये बाहर है? आर्थिक नज़रिए से अगर देखा जाए, फाइनेंशियली नज़रिए से देखा जाए तो बहुत महंगा पड़ता है। और पशु औषधि की अगर बात करें, हमारी सरकार द्वारा चलाई जाए तमाम व्यवस्थाएँ हैं, पशु औषधि केंद्र हैं या पशु चिकित्सक केंद्र होते हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है? वो कितना मदद करते हैं पशुपालकों की इन समस्याओं को सुधारने में? और आर्थिक नजरिए से अगर इसकी पूरे दृष्टिकोण की बात की जाए तो? हाँ बिल्कुल पुलकित जी, देखिए ऐसा है कि पशु के स्वास्थ्य पर जो अभी हम बात करेंगे, जो पशु औषधि की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले जो आज की तारीख में व्यवस्था ये है कि पशु के रोगों पे इलाज पर बहुत पैसा खर्च होता है। साथ ही साथ जो दवाएं होती हैं बाजार में बहुत महंगी होती हैं, और जो दूर दराज के गांव हैं जहां पशुपालक भाई रहते हैं वहां कभी कभी वो दवाएं मिलती भी नहीं हैं। उसकी वजह से या तो पशु बीमारी रहेगा या पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब देखते हुए अगर हम देखते हैं कि ये सब भारत सरकार ने इस बात पर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि पशुपालकों का कैसे भला किया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्टडी कराई और उन्होंने ये पता करवाया कि ये जो पशुओं पे जो बीमारियां हैं उन पे कितना पैसा खर्च होता है और पशुपालकों को उनसे कितना लाभ होता है। तो इन सब को देखते हुए ये पशु
पशुधन जो औषधि जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये क्या हुआ था कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना थी। इस योजना के तहत जैसा अभी आप कह रहे थे कि जो पशु हैं हमारे उनको टीकाकरण करके कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जैसे जिसमें खुरपका मुंहपका एक रोग है, ब्रुसेलोसिस रोग है, एक PPR रोग है, तो एक ये परियोजना बनाई गई कि ये रोग नियंत्रण किया जाए। भारत सरकार की एक योजना है जिसको हम बोलते हैं पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण। तो इस परियोजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ रुपए की योजना का 2019 में लॉन्च करी। वो उस योजना का बहुत लाभ होने लगा, लेकिन उसमें 3 पार्ट थे, बल्कि मैं कहूँगा 2 ही प्रमुख पार्ट थे कि एक तो उसमें क्या हो रहा था कि हम सर्वे कर रहे थे उसमें कि पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, रोग का निदान कौन सा होता है, और दूसरा पार्ट देख रहे थे कि अगर पशु रोग हो ही नहीं इसलिए उसका टीकाकरण का प्रावधान था उसके अंदर। अब इसके बाद जो है जिस तरह से एक हमारे मनुष्यों के लिए जैसे जन औषधि योजना है, उसी की तर्ज पर भारत सरकार ने सोचा क्योंकि इतना बड़ी संख्या पशुधन की हमारे देश में पाई जा रही है, हमारे यहाँ हैं, तो क्यों ना उसी तर्ज पर एक ऐसी परियोजना लाई जाए। तो वो जो योजना है जिसमें कि 13,000 करोड़ की जो योजना थी उसके अंदर थोड़ा संशोधन किया गया और उसके अंदर ये तीसरा पार्ट जो है जोड़ दिया गया जिसको हम पशुधन औषधि परियोजना की बात कर रहे हैं, योजना की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि पूरी तरह से जो हमारे पशुपालक हैं उनका पशु बीमार न हो तो उसके लिए क्या हो गया, टीकाकरण हो गया। अगर बीमार हो जाता है तो इसका इलाज कैसे हो। अब क्योंकि बाजार में जो रासायनिक दवाएं हैं जिनको हम एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं वो बहुत महंगी हैं, साथ ही साथ इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं। और इसमें एक पुलकित जी बात और बताऊं, एक जो हमारे पशुपालक भाइयों को जानना चाहिए कि ये जो योजना है इस योजना के अंदर एक पारंपरिक प्रथा हमारे देश में और हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जो कि पेड़ पौधों से जो दवाइयां बनती हैं, तो उन दवाओं का भी प्रचलन इसके अंदर है, वो भी प्रावधान किया गया है। तो उद्देश्य ये है कि इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को समय पर सस्ती और अच्छी जो दवाएं गुणवत्ता वाली जिनको हम जेनरिक दवाएं कहते हैं, जिस तरह से मनुष्यों के लिए आज पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा जो है मनुष्यों के लिए जन औषधि केंद्र है, तो उसी की तर्ज पर ये प्रोग्राम बनाया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत पशुपालकों को अच्छी सस्ती और जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। यही इस परियोजना का महत्व है। और ये परियोजना पुरानी जो परियोजना चल रही थी उनसे ज़्यादा फायदेमंद है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे पशुपालकों की आमदनी या हमारे किसान की आमदनी दुगनी हो, तो दुगनी होने का के उस में भी ये जरूरी है, क्योंकि एक तो जब क्या होगा कि जो दवाएं सस्ती होंगी साथ ही साथ इनकी उपलब्धता भी होगी, तो पशुपालकों को पैसा कम देना पड़ेगा और उनका लाभ भी ज़्यादा आसानी तरीके से उनको दवाइयां उन तक जो पहुंच है वो बना सकेंगे। बिल्कुल। तो इन तीनों उद्देश्यों के साथ सरकार हमारी काम करती है और कदम कदम पर कृषि जगत से जुड़े हुए तमाम ऐसे बदलाव होते रहते हैं जिनकी जानकारियां आप तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है और इस कार्यक्रम में ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। और भी कुछ खास बातें हैं इससे जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श, हम जल्द लौट रहे हैं। गर्मियों में भेड़ों का कैसे रखें ध्यान। बढ़ता तापमान कर सकता है परेशान। गर्मी के साथ मोटी ऊन वाले शरीर में कैसे बनता है स्वस्थ सामंजस्य। जानने के लिए देखिए गर्म लहर में भेड़ों का प्रबंधन इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और हम बात कर रहे हैं पशुधन के स्वास्थ्य को लेकर। कुछ गंभीर बातें, कुछ ज़रूरी बातें, तो इस कार्यक्रम में आप बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी का एक बार फिर से। डॉक्टर जयप्रकाश जी, हमारे देश में जो पशुधन है, अलग अलग पशुधन को अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर बात करें खुरपका, मुंहपका, FMD या फिर ब्रोसिस रोगों की, ये रोग कितने गंभीर हैं और जो हमारे पशुपालक भाई हैं, सारी जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं, कुछ जिम्मेदारी पशुपालकों को भी निभानी चाहिए। कौन सी बातें अपनाकर
वो अपने पशुओं को बिना किसी दवाई के इन सभी रोगों से बचा कर रख सकते हैं? किस प्रकार का उनका रहन सहन होना चाहिए? क्या उनकी डेली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जिससे पशुधन हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छा उत्पादन देता रहे, दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े? कि जैसे कि जो रोग बताया जाए, सर ने भी बताया कि खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस, तो इन बीमारियों का, और इसमें ये कहा जाता है एचएस, गलघोटू, तो इन बीमारियों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर टीकाकरण अभियान भी चलाए जाते हैं। जैसे तो इसमें हम बात करते हैं जैसे खुरपका, मुंहपका, कि ये भी अगर इसका सही समय से इलाज ना किया जाए तो ये भी घातक सिद्ध हो सकती है और मृत्यु भी पशु की हो सकती है। तो इसके लिए जैसे कि सरकार द्वारा टीकाकरण चलाया जा रहा है कि जैसे कि इसके भी कई फेज में वैक्सीन आती थी। शुरुआत में इनमें अलग अलग वैक्सीन थी, अब इसके अंदर एक ट्राईवेलेंट वैक्सीन आती है जिसके अंदर आपका खुरपका, मुंहपका, गलघोटू और एक लंगड़ा बुखार, कि जिसको हम ब्लैक वाटर भी कह देते हैं, तो इन तीनों की एक वैक्सीन आती है। तो उसमें आप जैसे ही आपका 3 महीने से ऊपर का जब बच्चा हो जाता है, पशु का बछड़ा या कटड़ा या जो भी आप कह सकते हैं भी इसको, तो 3 महीने से ऊपर जब हो जाता है तो उसका आप वो टीकाकरण के लिए उसको आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसका साल में 2 बार, कि इसमें अगर आप एक बार लगवाने के बाद 21 दिन के बाद बूस्टर डोज लगवा लेते हैं तो फिर इसको आप साल में एक बार भी इसको लगवा सकते हैं। और अगर आप टीकाकरण करवा लेते हैं तो इस बीमारी से आपका निदान आ जाता है। और फिर आ जाती है ब्रुसेलोसिस की बात, कि ब्रुसेलोसिस एक गंभीर समस्या है और एक जूनोटिक, कि जो कि पशुओं से मनुष्य में और मनुष्यों से, इसमें इसी को हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं। और जैसे कि हमारे इसमें डेयरी पालन के अंदर देखते हैं कि ज्यादातर महिलाएं इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसके अंदर ब्रुसेलोसिस के अंदर क्या हो जाता है कि पशु के अंदर गर्भपात की समस्या आती है। अगर वह महिला अगर उसके टच में रहती है, अगर वहां डेयरी पालन जो कर रही है, तो वो समस्याएं उनमें भी आ सकती है। तो इसके अंदर हमें बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है कि अगर हमने ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन करवा रखी है, कि ये एक आपकी हीफर बोलते हैं, जैसे कि जो 8 महीने की आपकी कटिया या बछड़ी जो होती है 8 महीने की एज की, उसको हम हीफर बोल देते हैं, तो उसके अंदर ये टीकाकरण होता है। और ये आजीवन है कि अगर आप एक बार इसको करवा लेते हैं तो आजीवन इसका वैक्सीनेशन इसका माना जाता है, कि इसमें दोबारा आपको करवाने की जरूरत नहीं है। पर बात आ जाती है कि कुछ एक जो हमें रख रखाव क्या रखना चाहिए, कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी पशु में ऐसा गर्भपात हो गया है जी, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले उस पशु को एक अलग स्थान पे रखना चाहिए। और जो भी उसके यानी गर्भपात हुआ है तो जेर जो भी अगर उसने बच्चा जो भी गिराया है, उस सब सामान मटेरियल जो भी वहां अपने उसको अच्छे से आप लाल दवाई से वहां अच्छे से धोकर उस पर चूने का छिड़काव करें। और अपने हाथ भी अगर जो भी दूध निकाल रहा है, अगर महिला है या पुरुष जो भी उसका डेयरी पालन को देख रहा है, तो उसे बिल्कुल उसको बचाव में लाल दवाई से अपना हाथ धोने चाहिए। और उस पशु को आपको अच्छे से ट्रीटमेंट, फिर उसका जो आगे का है उसको अच्छे से उपचार उसका करवाना चाहिए। तो इन बीमारियों से अगर हम अच्छे से बचाव रखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो है टीकाकरण। और जैसे अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो और भी जैसे कई ऐसी भी बीमारियां हैं जो मैनेजमेंट के, जिस तरीके से हमने बात की थी मैस्टाइटिस की, थनैला रोग, ये एक मैनेजमेंटल डिजीज ही है। कि अगर आप पशु का रख रखाव अच्छे से रखते हैं, कि समय पे उसका, कि जैसे कुछ एक बातें हैं इसके अंदर, कि जैसे मैंने लाल दवाई का प्रयोग का बताया कि आप लाल दवाई से थनों को हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर धोएं। और फिर है जैसे ही आप पशु का दूध निकालते हैं तो उसको दूध निकालने के तुरंत बाद बैठने ना दें, क्योंकि उस समय जो उसके छिद्र हैं वो खुले रहते हैं, तो वो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके के कुछ मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस करके आप अपने पशु को रोग से बचा सकते हैं। जी, प्रैक्टिसेस की बात हो रही है तो असीम रावत जी का भी रुख कर लेते हैं। रावत जी, मेरे हिसाब से 1100 गौवंशों को संभालना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम होता होगा, और खासकर बदलते हुए मौसम की बात करें उसमें भी आपको बहुत खास बातें ध्यान रखनी होती होगी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर बात करें, आप दवाइयों पर कितना निर्भर करते हैं अपने गौवंशों को लेकर, और डेली प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो किन बातों को ध्यान में रखकर डेली प्रैक्टिसेस को, किन बातों को ध्यान में रखें, और डेली प्रैक्टिसेस कौन सी होनी चाहिए जिससे वो गौवंशों को तो सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ जो दिनचर्या का होता है गायों का, सुबह कब चारा देना है, पानी किस प्रकार से देना है, ये किन बातों को किस प्रकार से ध्यान में रखा जाए? जी, तो ये एक अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये सीक्रेट भी है अगर आपको अपनी डेयरी, अपनी संस्था सक्सेस करनी है। शुरुआत करते हैं चारे से। तो चारा में हरा चारा और सूखा चारा, इसकी मात्रा
एक पर्टिकुलर रेशियो में होती है। मान सकते हैं कि 70-30 का रेशियो आप कम से कम लेके चलें, जिसमें हरा चारा 70-30% ड्राई फॉडर हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी और चीज़ें जो आप देते हैं अपने जो है पशु को, वो से आप बच जाएंगे। जैसे क्या, जो आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं, तो कोशिश वो करनी है जिस क्षेत्र में आप हैं, राजस्थान में हैं तो अलग तरह का चारा है, यूपी में है अलग तरह का चारा है, एमपी में चले जाएंगे थोड़ा सा चारा बदल जाएगा, साउथ में जाएंगे अलग चारा है। तो जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ लोकली वो चारे को यूज़ करिए। चारे का अभाव है तो साइलेज को यूज़ करिए। उसके बाद मिनरल मिक्सचर कोशिश ये करें कि आपके पास हो जो उस रेट का हो जो आपको पड़ता खाता हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा मिनरल मिक्सचर ले लिया कि पता चला कि आपका सारा जो आपको पैसा बच रहा है वो उसी में चला जा रहा है। नमक आपके पास होना चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए, और उसमें चूने की लिपाई अगर आप कर देते हैं तो कैल्शियम देने से आप बच जाते हैं। सस्ता भी होता है खड़िया चूना, और उसकी लिपाई करने से जो पानी है उसके टच में आने से वो जो कैल्शियम आयन से उसमें जाते रहते हैं, और जब पशु वो पानी पीता है तो उसको कैल्शियम मिल जाती है। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्क। तो जिन पशुओं को कैल्शियम नहीं मिलता है वो पशु कमज़ोर भी होते हैं, मिल्किंग पूरी नहीं कर पाते हैं। तो सक्सेस डेयरी का क्या है कि आपका जो गोधन है, पशुधन है, वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ का रहने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसको सही चारा मिले, टाइमली चारा मिले। हम क्योंकि हमारे पास गोधन ज़्यादा है तो हम 24 आवर्स चारा रखते हैं, और देसी गाय होने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि वो उतना ही खाती हैं जिसको उतनी उससे ज़रूरत है, तो ओवर फीडिंग नहीं करती है वो। तो ब्लोटिंग की बीमारियां हमें नहीं मिलती हैं जो हमें शंकर नस्ल की जो गाय हैं, HF जर्सी या भैंस, उनमें देखी जाती है। तो देसी गायों में फ़ायदा हमें टेम्परेचर का भी मिलता है कि हमें बहुत ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि उसमें कूलर लगाओ या उसमें जो है स्प्रिंकलर्स लगाओ। तो बस उसको छाँव के लिए पेड़ हो जाए, साफ़ पानी मिल जाए, चारा मिल जाए हरा, और ये सफिशिएंट है। तो देसी गौपालन जो करते हैं उनको एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। अब आ जाते हैं दवाइयों के ऊपर। तो जो दवाई हम देते हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन दें, और जब उनसे हमारा काम नहीं बनता है तब हम एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ब्रुसेला है या मेस्टाइटिस हो गई तो इन पे तुरंत आपको एक्शन लेना है। बिल्कुल। अगर आपने मेस्टाइटिस पे नहीं लिया एक दिन में आपने, तो वो फेब्रोसिस हो जाएगी और बुरी स्टेट में चली जाएगी, और आपका जो गाय है या पशु है वो दूध नहीं देगा तो वो आपके लिए जो है एक लायबिलिटी बनने लगेगी। फिर बहुत से लोग उसको नहीं पालना चाहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो हेता का सक्सेस भी उसी में था कि हमने जो प्रबंधन है उस पर बहुत ध्यान दिया कि चारा बिल्कुल सही हो, पूरे समय चारा मिले, पानी साफ हो, कैल्शियम मिले, और अगर कोई बीमारी होती है तो तुरंत उस पर हम आयुर्वेद, होम्योपैथी या फिर लास्ट में एलोपैथी पे एक्शन लें, ताकि हमारा जो गाय है वो तुरंत स्वस्थ हो, और वो जो है हमें जो दूध उसकी साइकिल है पूरी, वो पूरी तरीके से उसको पूरा करे। जी डॉक्टर पाठक जी का रुख करते हैं। डॉक्टर पाठक जी, हमने देखा है कि हमारे जो पुरखे होते थे, बुजुर्ग होते थे, अगर पहले समय में बच्चा कोई बीमार पड़ता था तो कहते थे कि दवाइयों का प्रयोग से बचना चाहिए। अगर यही बात अगर हम पशुधन के क्षेत्र में देखा जाए, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत लंबा करियर रहा है, क्या आपके अनुभव में, आपके अपने करियर में कभी ऐसा कोई पशुपालक देखा जिसके पशुधन को कभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी हो? और अगर कोई ऐसा रहा है तो उसने क्या प्रैक्टिसेस करी जिसकी वजह से पशुधन स्वस्थ रखता है? और पशुधन में क्या दवाइयों के प्रयोग से बचना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके? और अगर दवाइयों का प्रयोग करें तो प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, जैसे आयुर्वेदिक का जिक्र हुआ, एलोपैथी का हुआ? देखिए पुलकित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, किसान या पशुपालक भाई जो है कोशिश करते हैं कि जो पशु जो है उसको जो दवाएं हैं वो प्राकृतिक या पारंपरिक प्रथाओं से जो अवेलेबल हैं, विशेष रूप से जिनको हम इथनो वेटरनरी मेडिसिन कहते हैं, यानी जो प्लांट बेस्ड जो दवाएं हैं। गांव में पहले क्या होता था कि ये एंटीबायोटिक का और ये रासायनिक दवाओं का प्रचलन नहीं था। आपने सही कहा कि हमारे जो पुरखे होते थे वो पहले क्या करते थे कि ऐसी दवा, अच्छा एक चीज़ और है, पशु खुद भी अपना इलाज कर लेता है। कैसे इलाज करता है कि देखिए, पशु पहले क्या होता था, अब तो गौचर भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है, शहरीकरण हो गया, वो जमीन नहीं है जहाँ पशु चारा चरने जाता था। तो वहाँ जब पशु चारा चरने जाता था तो वो इस तरह के जो प्लांट्स होते थे उनको खाता था, उसके चारे का वो हिस्सा होता था। तो वो क्या होते थे, वो अपने आप में ही उनकी औषधि गुण होते थे जी। तो उसी चीज को अब क्योंकि वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और पशु अब चरावा गायब हो गए हैं, तो हम यही सरकार ने सोचा कि हम इन सिस्टम को जो गाँव में विशेष रूप से जो ट्राइबल एरियाज हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह के जो वन औषधियाँ मिलती हैं, तो उनके क्षेत्रों में जो दवाएं पाई जाती
हैं या पारंपरिक, जिनको हम पारंपरिक प्रथाएं बोलते हैं, तो पारंपरिक प्रथाओं से पशुओं का बीमारियों का इलाज कराएं। खास करके जैसे पशुओं में इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी समस्या होती है, पशुओं में मास्टाइटिस की हम बात कर रहे हैं, पशुओं में दस्त की बात कर रहे हैं, तो इन सब बीमारियों के लिए जो दवाएं हैं, जो पारंपरिक प्रथाएं हैं, जो हमारी, जिसको हम लोग कह देते हैं कि हमारी किचन में ही बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं, तो किचन में जो हमारी बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं, मसाले जो उपलब्ध हैं, वो जिस तरह से मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, मनुष्यों के लिए प्रभावी हैं, उसी प्रकार के पशुओं में भी प्रभावी हैं। पशुओं में दस्त की बड़ी बीमारी बड़ी कॉमन हो जाती है, कभी कभी गंदा पानी पी लिया या कहीं संक्रमण हो गया। इसके अलावा पशुओं में पेटे कीड़े बहुत बड़ी समस्या है, तो पेटे कीड़ों में भी ये दवाएं जो है ना, जो जिनको हम लोग बोलते हैं इथनो वेटरनरी मेडिसिन, तो मैंने अपने, जैसे आपने सही कहा कि मैं बहुत सारे किसानों को जानता हूँ, बहुत सारे पशुपालक भाइयों को जानता हूँ जो अभी भी वही पारंपरिक जो हमारी प्रथाएं हैं उनको यूज करते हैं। उन बाजार में अब आज उनको हम आयुर्वेदिक दवा कह देते हैं। और एक चीज और अभी आपने नाम लिया था और इन्होंने असीम जी ने बात करी कि आजकल पशुपालन में होम्योपैथिक दवाओं का भी प्रचलन चल गया है। बहुत सारे पशु चिकित्सक ऐसे हैं जो कि होम्योपैथी का भी इलाज पशुओं में कर रहे हैं और आयुर्वेदिक का तो प्रचलन काफी बड़ा है। आज हमारा जो बाजार है, जो हिंदुस्तान का जो मार्केट है, जिसमें अगर हम बात करें तो वेटरनरी मेडिसिन की, उसमें आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा वो है, उनका शेयर है उसके अंदर। तो ये जो दवाएं होती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं या इथनो वेटरनरी मेडिसिन होती हैं, इनके एक तो इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं, आजकल हम बात करने लगे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। आजकल बात करते हैं कि भाई हम किसान या पशुपालक भाई कहते हैं कि मैंने तो बाजार से एंटीबायोटिक दी, अब वो काम ही नहीं कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो इन सब के लिए इस तरह की जो, और ये सब चीजें, ये जो हमारी पशुधन जो औषधि जो योजना है उसके अंदर समाहित की गई हैं। खाली वैक्सीनेशन टीकाकरण नहीं है, खाली जो है जेनरिक दवा नहीं है। जेनरिक दवा के साथ साथ ये जो इथनो वेटरनरी मेडिसिन या पारंपरिक प्रथाएं जो है या आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं उनको अभी इसमें समाहित किया गया है, ताकि जो पशु का जो इलाज हो, एक तो पक्का इलाज हो। पक्का कच्चे की बात जब मैं करता हूं तो ये है कि अगर कभी हम दवा दे दी, एंटीबायोटिक 2 दिन दी या 1 दिन दी, लेकिन तो उनसे पक्का इलाज नहीं होता, वो बीमारी दोबारा हो जाती है। तो इसमें अगर हम करेंगे, आयुर्वेदिक दवा यूज करेंगे तो उसका पक्का इलाज होता है। जी पाठक साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब पहले से ही सरकार इन सब चीज़ों को चला रही थी, जैसे पशु चिकित्सा केंद्र कई जगह पर बने हैं भारत के तमाम राज्यों में, पशु चिकित्सा अधिकारी सरकार द्वारा अलॉट किए जाते हैं जगह जगह पर, वो दिन रात पशुपालकों की सेवा भी करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? और जो पशु चिकित्सा केंद्र थे, जो पशु चिकित्सा अधिकारी थे, क्या वो इन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि दवाइयाँ तो वहाँ भी उपलब्ध थी, लेकिन जो पशु औषधि केंद्र के जरिए क्या बदलाव देखने को मिल जाएगा ऐसा? हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, सरकार ने, मैंने जैसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इस योजना को लॉन्च किया था, जिसमें प्रावधान रखा गया था 13,000 करोड़ का। लॉन्च करने के बाद वो ये परियोजना बहुत अच्छी तरह योजना बड़ी अच्छी तरह काम करने लगी। बीमारियों का टीकाकरण होना शुरू हो गया। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ से हमारा खुरपका मुंहपका रोग जो अब गायब ही होने वाला है। तो गायब कैसे होने वाला है कि उस योजना के अंदर टीकाकरण का फायदा हुआ। जी बिल्कुल। अब ये सोचा गया कि जो किसान है या पशुपालक है वो बहुत बड़ा खर्चा जो है दवाओं पर भी यूज करता है, तो जो जन औषधि योजना है उसी के आधार पर ये सोचा गया कि जैसे वहां पर इंसानों को अपनी बीमारी इलाज के लिए सस्ती और अच्छी दवाएं जो हैं अच्छी क्वालिटी की, सस्ती का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी खराब होगी, बिल्कुल। तो वो जो जेनरिक दवाएं हम जिनको बोलते हैं नॉन ब्रांडेड दवा बोलते हैं, तो वो प्रयोग जो है क्यों नहीं यहाँ। तो ये जो परियोजना थी जिसका नाम जो है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण है, इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया और वो जो पशु चिकित्सक जिनकी आप जिक्र कर रहे हो, जिनकी बात कर रहे हो, उनको और ज्यादा जानकारी देने के लिए ये एक संशोधन किया गया। और इस संशोधन में ये वर्ष 2024, 25 और 25-26 के लिए करीब 3880 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। और साथ ही साथ ये भी देखा गया, ये प्रावधान रखा गया इस योजना के अंदर कि वो दवाएं हैं
पशुपालक को सुविधाजनक रूप से मिलें। उन्हें कहीं तो अब ये बात आई कि इनको मिलेंगी कैसे, कहाँ पशुपालक उन दवाओं को पाएगा कहाँ से? क्या वो वेटनरी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होंगी या कोई पुराना कोई ऐसा जिनका जमा हुआ पशु चिकित्सा का व्यवसाय है उनसे मिलेगी? तो इसका प्रावधान ये रखा गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं, ये सब दवाएं जेनरिक दवाएं हैं या नॉन ब्रांडेड दवाएं वहाँ उपलब्ध होंगी या इनको सहकारी जो हमारे यहाँ जो केंद्र है वहाँ पर उपलब्ध होंगी। उद्देश्य ये है कि दोनों जगह दवाओं रखने का उद्देश्य है कि पशुपालक को जल्दी से जल्दी आसानी से दवाएं मिलें और सस्ती दवाएं मिलें। और साथ ही साथ इस में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ताकि अगर कोई पशुपालक भाई या कोई सहकारी संस्था या कोई किसान समृद्धि केंद्र जहां भी हैं वहां अगर खोलना चाहते हैं तो उनको इसके अंदर आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा। जी, तो ये कई तरीके के फ़ायदे हैं और कई तरह के प्रावधान हैं इस योजना के अंतर्गत जो किसान भाइयों के लिए और पशुपालकों के लिए उनके पशुधन को और आसान बेहतर तरीके से दवाइयाँ और सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार इस योजना के अंतर्गत कोशिश कर रही है। फिलहाल इसके बारे में और कुछ खास जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। हम जल्द लौट रहे हैं। देखिए मौसम का मिजाज देखिए, पल में धूप, पल में बारिश, पल में छांव, यही तो है प्रकृति का नियम। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है। डेढ़ किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और उत्तर प्रदेश के भदासना में पहुंची हूँ। हम बात करेंगे यहाँ पर किसानों की तरक्की की, हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की। क्या कहेंगे, सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है? हाँ, महिलाओं के लिए कर रही है, बहुत कुछ कर रही है सरकार हमारी। तो आप क्या कहेंगे, समय कितना बदल गया पहले से? समय बहुत बदल गया पहले अब, क्योंकि जब से मोदी जी योगी जी आए हैं इन्होंने हर योजना पब्लिक के पास पहुंचा दी है। क्या लग रहा है कि जब नौकरी बेटियों के पास होती है तो कितना बदलाव जीवन में? हाँ, बहुत बदलाव आया मेरे जीवन में, बहुत ज्यादा, मैं कह नहीं सकती इस बात। उत्तर प्रदेश से देखिए हाईटेक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 23 अप्रैल बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो पशुधन है उसको सस्ती सुविधाएं मुहैया कराएगी सरकार पशुधन औषधि योजना के अंतर्गत। डॉक्टर जयप्रकाश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, डॉक्टर केवल पाठक जी ने रेजिस्टेंस का जिक्र किया, एंटीबायोटिक्स का जिक्र किया। क्या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि दवाइयों के अत्यधिक प्रयोग से पशु के स्वास्थ्य सुधरने के बजाय बिगड़ती हुई व्यवस्था बनती चली जा रही हो, और ऐसी अवस्था अगर किसी किसान भाई को देखनी पड़ रही है तो उससे वो कैसे निपटे? और कई बार ऐसा भी होता है कि गांव के ही कुछ 4 लोग होते हैं या आसपास के कुछ किसान ऐसे होते हैं जो किसी डॉक्टर के परामर्श के बिना ही दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं कि हमने वहाँ पढ़ा था, हमने यहाँ देखा था। ऐसी स्थिति से निपटारा करना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और क्या ये करना उचित होता है? नहीं, जैसे ये सर ने भी कही कि आगे आने वाली समस्या कि जैसे अब जो आगे भविष्य की समस्या तो एंटीबायोटिक रेजिड्यू मैनेजमेंट, कि आपका एंटीबायोटिक इतना भारी मात्रा में प्रयोग हो रहा है कि जहां हम 10 से 15 ml की डोज यूज कर रहे थे उसकी डोज बढ़ाते जा रहे हैं कि वो यानी कि इसका एक अंधाधुंध प्रयोग हम कह सकते हैं। और इसका प्रभाव कहाँ आ रहा है कि अगर हम पशु को लगा रहे हैं, जैसे दुधारू पशु है तो वो उसके रेजिड्यूज दूध में भी आ रहे हैं, बिल्कुल, और वहां से वो मानव शरीर के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका यानी कि एक घूम फिर के सर्कल जो है कि वो आपके पशु को तो अफेक्ट कर ही रहा है कि वो आपके मानव शरीर को भी कर रहा है। तो इसीलिए जैसे सर ने एथनो-वेटनरी प्रैक्टिसेस की बात की तो वो उसका यही है कि अगर जैसे कि हम अपनी पारंपरिक उन दवाओं का और उनका उपयोग करते हैं तो एक तो उनका रेजिड्यू नहीं है और एक साइड इफेक्ट नहीं है, तो पशु का शरीर भी कि जैसे कि चलिए हम अगर बात कर लेते किसी भी एंटीबायोटिक की, तो अगर जैसे कि एक बात करते हैं जैसे चिचड़ों के लिए हैं कि जैसे कभी आइवरमेक्टिन एक इंजेक्शन है, जैसे उसका आपने प्रयोग किया तो वो कभी 5 ml से उसकी डोज बढ़ गई, फिर उसको एक कहते हैं ना एक सिमिट्री, एक सर्कल अगर पशुपालक को क्या है कि जैसे कि हर 6 महीने में अगर वो इंजेक्शन ये लगवाता है तो उसको एक साल्ट चेंज कर लेना चाहिए कि उसकी डोज बढ़ाने की बजाय कि अगर एक अच्छा परामर्श लेके पशु चिकित्सक से वो अपना साल्ट चेंज कर ले ताकि उसकी समस्या का भी निदान हो जाए और उसकी डोज ना बढ़े और पशु को भी नुकसान ना हो और पशु के द्वारा फिर वो
मानव शरीर की तरफ भी ना आए, कि उसके दूध में नहीं आएगा। और हर एक जैसे भी आप जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं इनके ऊपर एक लिखा भी होता है कि अगर कोई, जैसे आपने कहा कि गांव में 4 बैठे, उसने देख लिया कि हाँ उसने लाल रंग का टीका लगाया है, कि वो नाम उनको नहीं मालूम, पर उन्होंने कभी उससे ये असर आया तो उन्होंने उसका अंधाधुंध प्रयोग शुरू कर दिया। बिल्कुल। नहीं तो इसका एक विड्रॉल पीरियड हर एक इंजेक्शन के ऊपर आपका लिखा होता है कि अगर ये आप यूज करते हैं तो इसके 3 से 5 दिन तक या 7 दिन तक इसका दूध आपको उपयोग में नहीं लाना। तो उसका एक अच्छा परामर्श करके ही अगर पशुपालक भाई अच्छे से जाएं तो इससे हम एक पशु के स्वास्थ्य को भी अच्छे से बचा सकते हैं, कि उसमें भी एक रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा, हम उसी डोज में उसको उस बीमारी से बचा सकते हैं। और वो उसके जो दूध उत्पाद हैं कि उनमें भी ना आकर कि पूरी एक फूड चेन के अंदर वो नहीं आएगा। तो इसमें आपको एक पशु चिकित्सक से अच्छे से परामर्श करके उसको बीमारी का अच्छे से निदान करवाएं, कि अपने किसी भी उस जैसे जब कह देते हैं भी, जैसे आपने 4 लोगों का कहा, तो उनका मैं कहता हूँ कि इस तरीके से देखकर ना चलें, कि भेड़ चाल में ना चलें कि उसने ये लगाया तो इसका यही होगा, कि क्योंकि वो भी एक पशु है, अनमोल है, वो आपको बताएगा नहीं। पर जैसे कि जो आपका पशु चिकित्सक है वो देखते ही समझ जाएगा कि इसको ये बीमारी है, या उससे कोई अगर उसको जांच करवाने की आवश्यकता पड़ी तो वो उचित जांच करवा के उसका उचित ट्रीटमेंट वो करेगा। तो उसमें आप थोड़ा सा पशुपालक भाई को ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर पाठक जी, हम कई बार देखते हैं जब सरकार ये पशुधन गणना करवाती है तो किसानों के मन में या पशुपालकों के मन में एक डर बैठ जाता है कि वो सही तरीके की जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि ये जानकारियों को सही तरीके से पहुंचाना चाहिए, सरकार भी कहती है और हम भी लगातार कई मंचों से ये बात को कहते नजर आए हैं। अगर हम बात करें पशु औषधि योजना के अंतर्गत, इसमें यह भी है कि घर घर सहायता पहुंचाई जाएगी, मोबाइल वेटरनरी वैन की शुरुआत की जाएगी, ताकि सही तरीके से किसान जो पशुपालक है अंतिम पशुपालक तक सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचाया जा सके। अब इसी स्थिति को अगर उससे जोड़ा जाए, जो किसान भाई सही, जो पशुपालक भाई सही जानकारी नहीं देते हैं, तो उनके मन में भी डर बैठ जाता है, यार सरकार की गाड़ी आएगी, हमारे पशुधन को पैक करके ना ले जाए, कोई गलत टीका ना लगा ले जाए, कहीं नसबंदी ना कर दें, कहीं इस तरह की कोई चीज़ ना कर दें। ऐसे जो डर बने हुए हैं समाज में या इस तरह के पशुपालकों के मन में जो व्यथा बैठ जाती है, उससे कैसे निपटा जाए और क्या ये चुनौतीपूर्ण है? बिल्कुल पुलकित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहली बात तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पशुधन औषधि योजना है भारत सरकार की, ये वाकई में आपके फायदे की है। एक क्रांतिकारी योजना है। क्रांतिकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको कि जब इसके इतने फायदे हैं, देखिए इसके 3 पार्ट हो गए ना। पहला पार्ट तो हो गया कि आपके जो पशु हैं वो बीमार हो रहा है तो रोग का निदान हो रहा है, साथ ही साथ वो बीमारी न हो उसके लिए उसका टीकाकरण भी हो रहा है। टीकाकरण में भी आपका पशुपालक भाई का कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये 100% भारत सरकार के द्वारा पोषित जो है योजना है। ये राज्य सरकारों के माध्यम से लागू होती है। हर राज्य में जो है पशुपालक भाई को क्या करना होता है कि उसको अपने पशु को नजदीक के पशु चिकित्सालय में ले जाना होता है और वहां पर इन बीमारियों का टीका लगवाना होता है। आपने एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। मैंने भी देखा है कभी कभी होता क्या है कि आजकल जैसे पशुपालक भाई क्या करते हैं, किसी के पास 4 भैंस हैं, किसी के पास 2 भैंस हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो उनके जब पशु ब्याह गया है, जब दूध दे रहा है तो उसका दूध किसी तरह से कम न हो। अब ये जो योजना है, इस योजना के अंदर FMD का वैक्सीनेशन 100% होना है। 100% का मतलब है चाहे पशु दूध दे रहा है, पशु दूध नहीं दे रहा है, तो उसका जो है, तो कुछ हमारे पशुपालक भाइयों के मन में एक शंका रहती है और वो शंका मैं बिल्कुल फिर कहूंगा कि शंका आपके मन की वो गलत है। इनसे कोई ऐसा नहीं होता है कि पशु बीमार हो जाएगा या पशु का जो है कोई ज्ञावन पशु है तो उसका कोई एबॉर्शन हो जाएगा। ये जो है, ये मन की जो आपके बारे में जो मिथ हैं, जो जिनको कहते हैं शंकाएं हैं, इनको निकालिए। ये जो भारत सरकार ने जो योजना प्रारंभ करी है, ये हर तरह से आपके हित में है। आपके हित में इसलिए कि अगर आपका पशु स्वस्थ है, बीमार नहीं हो रहा है, तो आप उससे या तो दूध ले रहे हैं या मांस उत्पादन ले रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको फायदा ही फायदा देगा। साथ ही साथ फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। अच्छा, एक और इसमें जोड़ दिया गया इस पार्ट, अभी आपने पुलकित जी थोड़ी देर पहले बताया था कि, और ये मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि ये इसमें मोबाइल वैन का भी एक इंट्रोडक्शन हुआ है कि आपको एक योजना सरकार की है, भारत सरकार की योजना यह है कि पशु के दरवाजे, जहां आप रहते हो, आपके दरवाजे पे आपके पशु के स्वास्थ्य की देखभाल
देखभाल हो। बिल्कुल, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको तो सिर्फ सूचना देनी है और आपको अवेयरनेस। देखिए ये हम जो है आज इस प्रोग्राम को डीडी किसान से दे रहे हैं, तो डीडी किसान का भी एक ही उद्देश्य है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, बिल्कुल। आपके मन में जो शंकाएं हैं वो शंकाओं को दूर किया जाए। तो आप इस तरह से रहिए और जागरूक बनिए। और मैं हमेशा कहता हूं, और मेरे अच्छे जो पशुपालक भाई हैं वो इस बात को मानते भी हैं कि देखिए वैज्ञानिक तरीके से अगर आप पशुपालन करोगे, वैज्ञानिक तरीके से अगर आप खेती करोगे, और जो साइंस कहती है अगर आपके पास गाय है चाहे भैंस है उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। अभी रावत जी कह रहे थे कि उसको जो है अच्छा चारा मिलना चाहिए। तो तीन ही तो पार्ट हैं इसके, पशुपालन के तीन ही पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि आपके पास अच्छी नस्ल का पशु हो जी, अच्छा चारा मिले उसको, रखरखाव अच्छा हो और बीमारियों की रोकथाम हो। इंतजार मत करिए कि मेरा बीमार पशु हो तभी मैं उसको टीका लगवाऊंगा। उसका जो टीका है वो आप समय से लगाओगे तो निश्चित रूप से ये जो योजना भारत सरकार ने आपके लिए दी है ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है और आपकी आमदनी बढ़ाने का। और जब मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि हमारा जो पशुधन है वो हमारे किसान के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए उनकी आर्थिक चीज का जो दृष्टि है उसमें वो एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है जी। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देता है, ग्रामीण क्षेत्र में आपको जो है जो उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है। हमारे युवक और युवतियां जो इस व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं या जुड़ गए हैं उनको इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। इन योजनाओं के बारे में जितनी भी जानकारी है, चाहे वो दूरदर्शन से मिलती है, चाहे आपको अपने स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू मिलती है। इसके अलावा एक और तंत्र है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र के तंत्र के माध्यम से भी आपको इन योजनाओं की जानकारी मिलती है। तो ये जो योजना है जिसके अंदर अभी 2 वर्ष के लिए भारत सरकार ने 3880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और ये प्रावधान जो है पशुपालक भाइयों ये आपके लिए है, आपके पशुओं के लिए है। बिल्कुल पाठक साहब, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कुछ और बातें आपसे हम जान लेते हैं। जैसे जन औषधि केंद्र के तर्ज पर इस औषधि केंद्र की शुरुआत की जाएगी, पशुधन औषधि योजना की शुरुआत की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जन औषधि केंद्र के तर्ज पर, तो कई बार ऐसा होता है कि जो जनमानस से डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, वो दवाइयाँ कई बार जन औषधि केंद्र पर नहीं मिल पाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइवेट डॉक्टर भी वो दवाइयाँ लिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमें सस्ते दाम पर अच्छी दवाइयाँ मिल जाएँ, ये सोच लेकर वो औषधि केंद्र पर जाते हैं, लेकिन वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। अब वही बात अगर पशुधन की बात की जाए तो पशुधन के क्षेत्र में भी जो सरकारी चिकित्सा अधिकारी हैं वो तो दवाइयाँ लिखेंगे ही जो वहाँ केंद्र पर मिल जाए, लेकिन कई बार कुछ पशुपालक भाई प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, वो दवाइयाँ लिख देते हैं जो वहाँ नहीं मिलती हैं। तो क्या ये भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनकर निकल कर आ सकती है, और अगर ये स्थिति रहेगी तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए आ तो सकती है, मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो हमारे पशुपालक भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं या नॉन ब्रांडेड दवाएं, हमें ये क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। सरकार जो उपलब्ध करा रही है दवाएं, जो हमारे जो मैंने कहा कि अभी बताया था कहाँ उपलब्ध होंगी, तो जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है वहाँ पर उपलब्ध होगी। साथ ही साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि अपने मन के अंदर ये भ्रम मत पालिए कि ये दवाएं आपके पशु के लिए अच्छी नहीं होंगी। देखिए शुरू में जब परियोजना कोई भी लगती है, योजना आती है, तो लोगों के दिमाग में कुछ शंकाएं आती हैं और वो शंकाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन शंकाओं को आप परमानेंट अपने मन में मत बिठाइए। बिल्कुल आप उन ये जो केंद्र जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे जाइए और इस योजना के माध्यम से पशु चिकित्सकों को भी ये अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो जेनरिक बेस्ड दवाएं ही लिखें। और जेनरिक बेस्ड दवाएं सस्ती हैं, अच्छी हैं और साथ ही साथ जो है उनकी उपलब्धता भी काफ़ी है। तो अगर आपके मन में इनके प्रति किसी प्रकार की शंका मत रखिए। और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर जो डेयरी व्यवसाय है, हमारा डेयरी व्यवसाय की बात करें तो डेयरी व्यवसाय में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो महिलाओं को भी इस बात को मैं, जो हमारी महिला पशुपालक बहनें हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन जो औषधियों का प्रयोग अपने पशु के स्वास्थ्य के लिए करिए। जी डॉक्टर केमल पाठक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जानकारियों के साथ हम सभी पशुपालकों के लिए, सभी किसान भाइयों के लिए ये भी कहना चाहेंगे, जैसे पाठक साहब ने पहले भी कहा कि कृषि वैज्ञानिकों,
कृषि एक्सपर्ट्स के नज़रिए में अगर आप अपनी खेती किसानी की देखभाल करते हैं, उनके नज़रिए से आप अपनी खेती किसानी में परिवर्तन करते हैं, अपने पशु धन की देखभाल करते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको किसी भी तरीके की समस्या कभी नहीं आएगी और लगातार चाहे आपकी ज़मीन हो चाहे आपका पशुधन हो, आपको बेहतर उत्पादन देगा बिना किसी समस्या के। तो कोई भी काम करने से पहले कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में कृषि विशेषज्ञों की सलाह ज़रूर लें। किसी भी दवाई का प्रयोग करने से पहले पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। कोई भी समस्या हो तो उसका निदान भी उनकी नज़रिए, उनकी देखरेख में ही करें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर केवल पाठक जी कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। अजीम रावत जी, आपका शुक्रिया अपने अनुभवों के साथ पशुपालकों की देखभाल को कैसे परिवर्तन करें इसके बारे में बताने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियों से हमारे पशुपालक भाई लाभ लेंगे। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, vichar-vimarsh08@gmail.com। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। साथ ही साथ आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई देना चाहते हैं तो डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए कोई जानकारी आपसे छूट गई है तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से खुद भी देख सकते हैं और कई पशुपालकों तक ये जानकारी भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।